नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले जो खबर दिखाने जा रहे हैं थोड़ा हैरान भी करती है। सर्दियों के मौसम में भी जंगलों की आग की लपटें शांत नहीं हो रही है। बागेश्वर के जंगल, पौड़ी के जंगल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा के जंगल लगातार धधक रहे हैं। वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कंट्रोल रूम एक्टिव है। तो ये बड़ी चिंताजनक खबर है क्योंकि गर्मियों के सीजन में तो हम देखते ही हैं, लेकिन सर्दियों में भी आग लगी। हालांकि जो पिरूल गिरता है इन दिनों वो आग की एक बहुत बड़ी वजह बनता है और यही वजह है कि इस वक्त राज्य के अलग अलग जिले के जंगल आग से धधक रहे हैं। तो उत्तरकाशी है, पौड़ी है, वहीं कुमाऊं का अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले हैं जहां के जंगलों में इस वक्त आग लगी हुई है और उसको बुझा पाना मुश्किल होता जा रहा है। तो इस वक्त अगर आग फैलती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि पिरूल बहुत ज्यादा गिरा रहता है, जो चीड़ के पेड़ की पत्तियां हैं। इसके अलावा भी अब धीरे धीरे पतझड़ का मौसम आएगा तो पेड़ भी सूखने लगते हैं। तो ऐसे में बहुत तेजी से ये आग यहाँ पर फैल रही है और उस पर काबू पाना मुश्किल होता चला जा रहा है। जो कंट्रोल रूम है वो पूरी तरह से अलर्ट है, एक्टिव है, लेकिन मुश्किल काफी हो रही है। सुनील हमारे सहयोगी और अपडेट देंगे। तो सुनील, बड़ी चिंता बढ़ा रही है तस्वीरें। बिल्कुल प्रीति, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब विंटर सीजन शुरू हो रहा है और जंगल धधक रहे हैं, चाहे वो उत्तरकाशी हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, पौड़ी हो या फिर अल्मोड़ा बागेश्वर हो। बागेश्वर में अभी भी कई जगह पर जंगल धू धू करके जल रहे हैं। तो इसने वन विभाग की भी चिंता बढ़ा दी है क्योंकि जिस तरह से हमने फायर सीजन में देखा कि 2019 का जो फायर सीजन बीता 2020 का, उसमें इस बार बेहद कम आग लगने की घटनाएं हुई थी और अभी तक का रिकॉर्ड था कि पिछले 20 सालों में फायर सीजन में जो भी जंगल जले, इस बार सबसे कम वनाग्नि की घटनाएं हुई थी। लेकिन अब जब यहाँ पर ठंड ने दस्तक दे दी है, जब ये माना जाता है कि अब जंगलों में आग नहीं लगेगी, इस समय पर जब जंगल धधकने लगे तो एक बार फिर से फॉरेस्ट अलर्ट हो गया है। जो कंट्रोल रूम है उसको एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया गया और ऐसा पहली बार हो रहा है जब ठंडियों के सीजन में वन विभाग को अपना कंट्रोल रूम एक्टिवेट करना पड़ा हो। जो तमाम जिले हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं भी आग लगने की सूचना मिलती है तो स्टेट कंट्रोल रूम को इस बात की जानकारी दें। लेकिन इस सब में प्रीति एक बात ये भी है कि जब भी फायर सीजन समाप्त होता है, 12 फरवरी से फायर सीजन शुरू होता है और मई जून तक ये फायर सीजन जाता है, उसके बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हाइबरनेशन में चला जाता है। वो मान लेता है कि इसके बाद कोई आग नहीं लगेगी क्योंकि उसके बाद फिर मानसून शुरू हो जाता है और फिर शीतकाल शुरू हो जाता है और उसी का नतीजा है कि इस बार बड़े पैमाने पर जंगल धधक रहे हैं और वन विभाग इनको बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है। बिल्कुल, तो वो मौसम जिसमें तैयारी कुछ नहीं थी और ये मान के निश्चिंत होकर चल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आग लगी और दिख भी रहा है कि अब बुझाने में दिक्कत आ रही है, बहुत तेजी से आग फैल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका। तो अलग अलग जिले हैं, बागेश्वर, पौड़ी, उत्तरकाशी, इन जिलों में आग लगातार चलती जा रही है और वन विभाग जो फिलहाल एक तरह से ढीला पड़ गया था क्योंकि ये फायर सीजन नहीं है, अब उसको एक्टिव होना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे खबर देहरादून से, जहां मुख्य सचिव ने सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह से नियमों में ढील ना दी जाए। मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है तो ऐसे में लोग मिलने जुलने के लिए, खरीदारी के लिए बाहर निकलेंगे, लेकिन लापरवाही पर पूरी तरह से नजर रखी जाए। मास्क हो चेहरे पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। साथ ही सरकारों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी बड़ी राहत देते हुए आज से कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की भी अनुमति दे दी है। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी भी सबके लिए क्योंकि मामले अभी थमे नहीं है। तो फिलहाल हर जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो देखें उसके वहां नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। तो कल के दिन कोरोना अपडेट की हम बात करें तो कुल 413 नए मामले सामने आए थे। तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, जबकि कल 24 घंटे में 12 लोगों ने कोरोना की वजह से ही अपनी जान बचाई है। इस तरह उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1023 हो गई है और कुल केस हो गए हैं 62,000 के पार और इस वक्त 3,800 एक्टिव केस हैं। वहीं देहरादून में ही अकेले कल 96 नए केस सामने आए हैं। तो चुनौती बड़ी इसलिए भी है क्योंकि त्योहार का सीजन आ रहा है, इसलिए आप लोगों की सावधानी इस पूरे हालात को संभाल सकती है। यही वजह है कि सरकार ने हर जिले के प्रशासन से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और खबर अल्मोड़ा से है, जहां स्थानीय विधायक और डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान का स्टाफ में कोरोना संक्रमण मिला है। रघुनाथ सिंह चौहान समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। स्टाफ में पीए, रसोईया, गनर भी पॉजिटिव है। वहीं परिवार की बात करें तो बुआ, बेटी और
एक और बेटी की बेटी यहाँ पॉजिटिव आई, यानी कि परिवार के काफी सारे लोग कोरोना पॉजिटिव एक साथ आ गए हैं। तो अब सभी को उचित इलाज दिया जा रहा है। स्थानीय विधायक हैं, डिप्टी स्पीकर भी हैं रघुनाथ सिंह चौहान, जिनका स्टाफ और परिवार कई लोग कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो कुल 9 लोग हैं परिवार और स्टाफ के मिलाकर जो कोरोना की चपेट में हैं। और देहरादून से है बड़ी खबर, जहां शाक्य बौद्ध मठ में टीचर नुमांग लेखपा ने खुदकुशी कर ली। 25 साल के नुमांग लेखपा नेपाल के रहने वाले थे और 3 साल से मठ में शिक्षण का कार्य कर रहे थे। तो हमने खबर दिखाई थी कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके उत्पीड़न की खबरें आई हैं और नेपाल में सोशल मीडिया में भी वीडियो और तस्वीरें खूब वायरल हो रही थी, जिसमें छात्रों के उत्पीड़न की बात कही जा रही थी। और बौद्ध मठ के ज्यादातर बच्चे नेपाल के ही रहने वाले हैं। और फिलहाल अब एक शिक्षक ने खुदकुशी कर ली है। सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मृतक शिक्षक ने लिखा है कि इस मामले में गुरुजी की बदनामी हुई है और इसके चलते उन्होंने कदम उठाया है। तो एकेडमी से 7 छात्र गायब भी हो गए थे, जिनमें से 3 देहरादून वापस लौट आए हैं, जबकि 4 छात्र अपने घर नेपाल पहुंच गए हैं। तो जिन 3 छात्रों को देहरादून वापस लाया गया था वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। तो नेपाल के लोग काफी ज्यादा संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, लगभग 60-70 बच्चे पढ़ते हैं। और नेपाली मूल के शिक्षक ने यहाँ पर खुदकुशी कर ली, पूरे मामले को बदनामी से जुड़ा हुआ बताकर। अभी एक सुसाइड का मामला है जो मेरे संज्ञान में आया है। यहाँ पे टीचर रहे हैं, नेपाल से मूलतः, और अभी हम देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि क्या मामला है। सर कुछ सुसाइड नोट में भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, क्या कुछ सुसाइड नोट में कुछ मिले हैं? अब ये जांच का विषय है। और उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में 12 अक्टूबर को हुए पार्षद प्रकाश धामी हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है और इसमें अलीगढ़ से शार्प शूटर आए थे जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि राजनीतिक रंजिश के चलते पूर्व पार्षद राजेश गंगवार और उसके भाई ने ही प्रकाश धामी की हत्या कराई। हालांकि पुलिस की पकड़ से अभी मुख्य आरोपी राजेश गंगवार, उसका भाई और 4 अन्य आरोपी बाहर हैं। दावा पुलिस कर रही है कि जल्द ही सभी आरोपी पकड़ में होंगे, गिरफ्त में होंगे। इसमें एक तो अन्नू गंगवार, उसका बड़ा भाई जो राजेश गंगवार, दिनेश शर्मा जो सिद्धार्थगंज का रहने वाला है, ये 3 इसमें इन्वॉल्व हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं। इसके साथ साथ इसमें अंतर्राज्यीय गैंग के अन्य 3 अपराधी हैं इसमें इन्वॉल्व। उनको भी हमने उनके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली हैं और साथ ही साथ इस घटना में प्रयुक्त जितने भी अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया गया उनकी रिकवरी हम जल्दी करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल दिल्ली दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज वीके गुप्ता के घर जाकर उनसे मुलाकात की। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने पटेल नगर पहुंचे हैं और वहां विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के घर जाकर उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी। तो सुरेंद्र सिंह जीना की पत्नी का निधन हुआ है पिछले ही दिनों में और इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरेंद्र सिंह जीना हमारे पुराने सहयोगी हैं और इस पारिवारिक शोक में वो भी शामिल है। तो फिलहाल मुलाकात के बाद देहरादून कल ही मुख्यमंत्री लौट गए थे। राज्य में एक बार फिर से इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर हो हल्ला है। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे को आरोप से घेर रहे हैं। कांग्रेस जहां भ्रष्टाचार को 22 में मुद्दा बनाने जा रही है, वहीं बीजेपी इसे उल्टी गंगा बता रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का दावा है कि जब तक कुर्सी पर रहेंगे कोई करप्शन नहीं होने देंगे, लेकिन 1.25 साल बाद होने वाले चुनाव में कांग्रेस करप्शन को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार में कितना करप्शन हुआ, ये बात वो जनता को बताएगी। निश्चित तो करप्शन तो मुद्दा है ही भाई। NH-74 है, लोकायुक्त है, जीरो टॉलरेंस है और एक नहीं अगर बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। बीजेपी इन दिनों जनता को बता रही है कि मुख्यमंत्री पर लग रहे आरोप सच नहीं, षड्यंत्र हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से करप्शन को मुद्दा बनाने की बात बीजेपी के गले नहीं उतर रही। त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये उल्टी गंगा बह रही है। ये तो हमको कहना चाहिए, केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, जब जब कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, करोड़ों करोड़ों हजारों हजार करोड़ के घोटाले से अगर मैं ये कहूं कि जनता का राजनीति से विश्वास उठ गया था तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जनता में एक राहत है।
20 साल में उत्तराखंड में 4 चुनाव हो चुके हैं और सच ये भी रहा है कि करप्शन की चर्चा से कोई चुनाव बच नहीं पाया। और अब बात 2022 की हो रही है, जिसमें बीजेपी जीरो टॉलरेंस को हथियार बता रही है और 2017 का चुनाव हार चुकी कांग्रेस करप्शन को मुद्दा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक महेश नेगी यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जांच कमेटी फिलहाल नहीं बन रही है। इस फैसले को टाल दिया गया है क्योंकि मामले में सरकारी जांच चल रही है। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि महेश नेगी केस को दरअसल सरकार दबाना चाहती है। सरकारी जांच चल रही है उसमें, तो उसमें अब हमारी कमेटी क्या करेगी, तो इसलिए उसको अभी पोस्टपोन कर दिया। क्योंकि हमारा विधायक की कमेटी बनाए चाहे पदाधिकारियों की कमेटी बनाए, उसमें क्या जांच करेंगे, वो उससे ही तो बात करेंगे। तो सरकारी एजेंसी जांच कर रही है, उसके जांच में जो निर्णय होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। अब आज उन्होंने कहा कि साहब किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, जांच हो रही है, तो क्या उन्हें पहले पता नहीं था? विधायक जी के प्रकरण को भी ले जाकर के दफन करने का प्रयास सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोग देख रहे हैं भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को। और बड़ी खबर कोटद्वार से है, जहां मदरसे के मौलाना पर एक महिला ने आरोप लगाए हैं, शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उसकी अश्लील तस्वीरें खींचकर उसी के आधार पर उसको ब्लैकमेल किया गया। तो पुलिस में शिकायत हुई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो कोटद्वार से खबर है, जहां एक मौलाना पर एक महिला ने अश्लील तस्वीरें खींचकर और उसी आधार पर ब्लैकमेल करते हुए शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है और पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया है, जिसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। चलिए फिर से बात राजनीति की करते हैं। तो अब चुनाव आने वाले, बहुत सारे संबंध आपको बनते और बिगड़ते नजर आएंगे। फिलहाल हरक सिंह रावत, हरीश रावत की बात करते हैं तो एक दूसरे पर सीधा हमला कर रहे थे, लेकिन हरीश रावत को लेकर अब हरक सिंह रावत के सुर बदल गए हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर हरक सिंह ने कहा कि राजनीति में ना कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन, और हरीश रावत जो बात कहते हैं उसे वो गंभीरता के साथ आशीर्वाद की तरह लेते हैं। हरीश भाई की बातों को मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि अब उत्तराखंड की जनता गंभीरता से नहीं लेती है, वो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, बड़े भाई हैं। मैं तो उत्तराखंड की जनता जरूर ले, या जैसे लाल ढांग की जनता या किच्छा की जनता ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मैं तो गंभीरता से लेता हूँ क्योंकि बड़े भाई हैं, वो जो भी कहें आशीर्वाद के रूप में हम उसको स्वीकार। अपने 2 दिन के दौरे पर धन सिंह रावत उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और जिले के अधिकारियों के साथ भी मिल बैठकर विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सभी प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनको हर जिलों में जाना है, कार्यकर्ताओं की बैठक लेनी है, जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठना है और फिर सभी जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करनी है। वहाँ जो जिले में विकास के काम चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा करनी है और हम सभी मंत्री अपने अपने प्रभारी जिलों में दौरा कर रहे हैं इस नाते। और देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों के दौरान स्कूलों को खोलना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर तरफ सड़कें खुदी पड़ी हैं, ट्रैफिक का बुरा हाल है। जिलाधिकारी ने स्कूलों को खोले जाने के साथ ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की बड़ी चुनौती मानी है। तो राज्य में 2 नवंबर से स्कूलों के खुलने का वक्त निर्धारित हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि सड़कें जब चलने लायक नहीं है तो कैसे आना जाना होगा। अल्मोड़ा में बागेश्वर हाईवे पर कौसानी के पास चलती कार में अचानक आग लगी। कार ड्राइवर और जिसमें जो बाकी लोग सवार थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है। इसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को खबर दी गई तो आग को बुझा लिया गया। हालांकि कार जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई है इस पूरे अग्निकांड में, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। स्वागत है। ब्रेक के बाद नैनीताल की बात करते हैं तो अमूमन ये बेहतर और खूबसूरत पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो आवारा कुत्ते हैं वो बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। कुत्तों के हमले से लोग परेशान हैं तो नगर पालिका हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राहत देने में नाकाम है।
नैनीताल में स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटक तक इन आवारा कुत्तों से परेशान हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं या फिर पर्यटन स्थलों पर घूमने फिरने, इन आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर है कि लोगों पर झपटने लगे हैं। हालत ये है कि पिछले 10 सालों में 12,000 से ज्यादा लोगों को इन कुत्तों ने अपना शिकार बना दिया। तो 2 साल पहले तो राजस्थान से आए एक बच्ची की मौत इन्हीं कुत्तों के हमले में हो गई। लॉकडाउन के बाद ये आवारा कुत्ते इस कदर खूंखार हो चुके हैं कि अब तक 1200 लोगों को काट चुके हैं। जो रही बात इससे जनसंख्या कम हो जाएगी तो धीरे धीरे जो है डॉग्स की संख्या कम होगी, तो ये बाइट्स जो की है उसकी भी धीरे धीरे कमी आएगी। और जो डॉग्स जो काट रहे हैं कि जनता को, तो उसके लिए इससे पूर्व जो है हमने जनता की सुविधा के लिए जो है कि बीडी पांडे में जो है रेबीज की इंजेक्शन के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए उनको हमने पैसे दे रखे हैं। माल रोड से लेकर बाजारों में कुत्तों का आतंक बेहद है और लोग घरों से निकलने से डरने लगे हैं। कुत्तों से परेशान स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, तो हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया कि 6 महीने के भीतर इन कुत्तों को सड़कों से हटाएं। हाईकोर्ट ने खतरनाक कुत्तों को मारने के लिए नीति तैयार करने, निकायों से सर्वे करने के निर्देश दिए, लेकिन वो पूरे नहीं हो सके। हाईकोर्ट के आदेश की हो रही अवहेलना और खूंखार होते कुत्तों को देख स्थानीय लोग सरकार को राजस्व कमाने का प्लान बता रहे हैं। वो हमारे शहर की छवि तो खराब हो ही रही उसको लेकर, पर हम चाहते हुए भी उनका कुछ करने पर को तैयार नहीं है। अच्छा सा बाड़ा बनाकर और शहर के जितने भी आवारा जानवर हैं उनको वहाँ पर रख दिया जाए, और सरकार को अगर आय का स्रोत चाहिए तो उस पर टिकट लगा के उनके दर्शन कराए जा सकते हैं। इन कुत्तों से हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी निजात नहीं मिल सकी तो कहना मुश्किल है कि पालिका कोई राहत लोगों को देगी। लेकिन जो छवि नैनीताल की इन कुत्तों की वजह से देश भर में जा रही है, उसके लिए पालिका और जिला प्रशासन को गंभीर रूप से सोचने की जरूरत है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18। और सर्दियों के साथ एक बार फिर देहरादून ऋषिकेश में हाथियों की चहलकदमी बढ़ गई है और ऐसे में खतरा बढ़ गया है। सुबह शाम कभी भी हाथियों का झुंड सड़क पर आ जाता है और उत्पात मचाता है। सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग ने शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक के लिए सड़क पर चलने वालों के लिए सुरक्षा में कॉन्वॉय सिस्टम शुरू किया है, यानी कि इकट्ठा एक संग निकलेंगे लोग, जिससे जान माल का कम नुकसान हो। पिछले साल यहाँ हाथी कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। हमारे द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और जैसी सूचना प्राप्त होती है हमारी विभागीय टीम मौके पर पहुंचती है। और आज से हमारे द्वारा एक 6 बजे से कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसका एक की तरफ से ऋषिकेश रेंज और बड़कोट रेंज के सहयोग से कार्य किया जाएगा। और अब तापमान नीचे गिरने लगा है। चमोली में पानी की परतें जमने लगी है, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां तापमान 0 से नीचे चला गया है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में अब रात में तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही है। वहीं जो जगह जगह छोटे छोटे जल स्रोत हैं या कोई पानी ऐसी छोटी जगह पे इकट्ठा हुआ है तो वो पूरी तरह से जमने लगा है। बद्रीनाथ धाम के नर पर्वत हो या फिर नारायण पर्वत, दोनों पर्वतों की तलहटी में बहने वाली छोटी छोटी नदियों नालों में पानी जम रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, गिरते हुआ तापमान यहाँ पर लगातार ठंड बढ़ा रहा है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इस साल शीतकाल के लिए शनिवार से सैलानियों के लिए बंद हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते काफी कम समय ही यहां पर मिला, क्योंकि देर से एंट्री मिली, जिसके बाद यहां आने वालों की संख्या भी सीमित रही। तो 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल हैं यहां पर, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया से लोग यहां पर आते हैं। तो फिलहाल अब फूलों की घाटी को बंद कर दिया गया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में घाटों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लंबे समय से खस्ताहाल ये घाट थे, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान ध्यान करने में खासी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब जल्द ही गंगोत्री धाम की तस्वीर खूबसूरत होने वाली है। और यहाँ नदी विभाग ने अपनी फोकलैंड मशीनें उतार दी हैं। तो गंगोत्री धाम के घाटों का निर्माण नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। काशीपुर में उस वक्त लोग हैरान रह गए और थोड़ा घबरा भी गए जब अचानक जमीन से आग निकलने लगी। यहाँ बाजपुर रोड स्थित प्रकाश सिटी में नहर किनारे जमीन से नीचे आग निकलने लगी, जिसे देखने के लिए और उसे बुझाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जैसे पानी डाला गया, आग और भड़क गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, वो भी आग बुझाने में नाकाम रही। बाद में इंडिया ग्लाइकोज लिमिटेड ने की दमकल की गाड़ियां मंगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी आग को नहीं बुझाया जा सका। उधर IGL के फायर इंजीनियर भी आग के कारणों की तलाश कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है
है कि वहां से गैस की पाइपलाइन भी गुजर रही है, लेकिन उस पाइपलाइन में अभी गैस सप्लाई नहीं हुई है। तो ऐसे में ये रहस्य बना हुआ है। पहाड़ के लोगों के साथ अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का भी पलायन हो गया है। अल्मोड़ा में सालों पहले बना महाप्रबंधक ऑफिस अब हल्द्वानी शिफ्ट हो गया है। पहले ही पहाड़ों में संचार सेवा चौपट थी और अब एक और बड़ा झटका लगना तय है। पहाड़ में संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अल्मोड़ा में बीएसएनएल प्रधान महाप्रबंधक ऑफिस की स्थापना हुई थी, जिसका 18 साल बाद पहाड़ से पलायन हो गया है। इससे पहले जनवरी 2020 में 74 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी वीआरएस लिया था, जो 50 साल की उम्र से ज्यादा के थे। बीएसएनएल ऑफिस के शिफ्ट होने से डिजिटल क्रांति को बड़ा झटका लग सकता है और ऊपर से अब तो डिजिटल और ऑनलाइन पढ़ाई गाँव तक पहुँच गई है। अल्मोड़ा से 4 जिलों का काम देखा जाता था, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।